अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरिशु पर नजर, मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव के अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको वहां पर हम बात करते हैं अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि अगर मगर का खेल खत्म हो चुका है, आम इंतखाबात की तारीख आ चुकी है, इलेक्शन 11 फरवरी को करवाए जाएंगे। इसके अलावा गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। मुतअद्दिद अफराद होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इस्राइल गजा में खून बहाने लगा, मुस्लिम ममालिक की सिफारती कोशिशें ज़बानी जमा खर्च तक महदूद हो चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हुए बात करें कि मुल्क में एक मरतबा फिर से इलेक्शन का माहौल बनने को है, तो मुल्क की आला अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के वाज़ेह अहकामात जारी दे दिए हैं। सियासी जमातों में सलाह मशवरे भी शुरू हो चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक है और 11 फरवरी की तारीख देकर फौरी इजलास भी बुला लिया गया है। इसके अलावा शहर इक़्तिदार में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंचने को है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे, लेकिन आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात की जो तारीख है वो 11 फरवरी दी गई है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर से मुशावरत करने के बाद हतमी तारीख देने का भी ऐलान सामने आया है। ये कहा गया है कि आज ही सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाए और आज ही तारीख का ऐलान भी किया जाए। और अदालत उस्मा की बात करें तो वहां पर जो आज तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो 11 फरवरी की तारीख दी गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी आज तारीख फाइनल की जाएगी उसको पत्थर पर लकीर समझा जाए और उसके बाद उस तारीख को बदला ना जाए। तो बताते चलें आपको, आज अहम समाअत हुई जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तारीख सामने आई, 11 फरवरी की तारीख का ऐलान किया गया। लेकिन अभी सदर मुमलिकत से इस हवाले से बात होनी है, मुशावरत होनी है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच, हमारे साथ है हमारे नुमाइंदे मौजूद, और इसके अलावा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा, आज आप कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा और माहौल कैसा रहा वहां पर? देखें, बड़ा अहम केस था और 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक इस केस की ये दूसरी समाअत थी। गुज़श्ता समाअत 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाने के हवाले से दलाइल दिए गए। और इसके अलावा उन्होंने जो माजी के कुछ फ़ैसले थे, अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका भी हवाला दिया। अली ज़फ़र का ये कहना था कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना आइनी तौर पर ये लाजिम है, लेकिन ये जो आम इंतखाबात का इनेकाद है वो 90 रोज़ में नहीं हो सका, क्योंकि 9 अगस्त को असम्बली तहलील हुई थी और तकरीबन 7 जो नवंबर की तारीख है उसको 90 रोज़ पूरे हो जाएंगे। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अगर माजी में ही हम इन तमाम मामलात को देखते रहे तो फिर जो आइन पर अमल दरामद का मामला है वो आगे भी उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। अली ज़फ़र के दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टरम पर आए और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन आइंदा साल 11 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। अदालत के इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को पहली बार इस तारीख का जो है वो बताया गया है। इससे पहले ये खबरें आती रही थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाने के हवाले से तमाम इंतजामात जो है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अब इलेक्शन यानी आइंदा आम इंतखाबात वो 11 फरवरी को होंगे। 30 नवंबर की तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी कि 30 नवंबर तक मुल्क भर की जो बिल्कुल 30 नवंबर तक तो हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। अभी जो तारीख आई है वो 12 फरवरी की आई है। सईद बलोच हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुक करते हैं जावेद बलोच का, ब्यूरो इस्लामाबाद है। जावेद बलोच, बताइएगा कि नून लीग के अलावा कुछ सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रखी थी और फरवरी में इलेक्शन की होने की सूरत में नून लीग का बयानिया क्या होगा और क्या पोजीशन होगी, क्योंकि आप तो गहरी नजर रखते हैं और जो नून लीग की सियासत है वो शहर इक़्तिदार में खासी डिफरेंट है, तो कैसे देखते हैं और क्या होगी उनकी सियासत का रुख पर? देखिए मरियम, एक कन्फ्यूजन थी तमाम सियासी जमातों के अंदर कि मुल्क में इंतखाबात जो है वो कब होने जा रहे हैं और इंतखाबात होंगे भी या नहीं, और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है
वो एक तंजिया तौर पर बयान सामने आ रहे थे कि किस पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, किसको नहीं मिल रही और आगे चलकर क्या होने जा रहा है। आज की जो समाअत थी और आज का जो फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन का, जिसे सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान उसे आगाह किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इससे एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई है, एक इब्हाम की कैफियत जो थी वो दूर हो गई है। अब ना तो कोई सवाल उठा सकता है कि इलेक्शन कब होंगे, किस तरह होंगे और इलेक्शन होंगे भी या नहीं, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है इलेक्शन में, ज़ाहिर बात है सियासी जमातें हैं, पीपल पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, बाकी सियासी जमातें जो हैं वो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो फिर अब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक इलेक्शन कैंपेन जो है हमें नज़र आ रही है। नून लीग ने भी सर जोड़ लिए हैं, पीपल पार्टी की तरफ से भी इसे खुशाइन करार दिया जा रहा है इस फैसले को। तो अब जबकि प्रेसिडेंट से हतमी मुशावरत करने के बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है एक तमाम तर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है सियासी जमातों के हवाले से और सियासी गहमा गहमी के हवाले से, तो वो नून लीग ने अल्दो अपने कैंडिडेट से जो है वो तलब कर ली हैं दरखास्तें, लेकिन नून लीग की तरफ से उस तरह की एक कैंपेन जो है हमें नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई ऐसी जो है वो राब्ता रवाबत और जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, एक जलसा करने के बाद हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, वो उनकी सरगर्मियाँ बिल्कुल महदूद हैं। तो इस तरह ये सवाल उठ रहा है कि क्या नून लीग तैयार है इलेक्शन के लिए या नहीं है। दूसरा, पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान आपस में जो है इख्तलाफात सामने आए हैं। पीपल पार्टी ने तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ को कि उन्हें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, उनके केस ख़त्म किए जा रहे हैं, उनके केस उन्हें बेल मिल रही है, उन्हें जो है वो अपना फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो इस तरह नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान भी इख्तलाफात जो है वो चल रहे हैं, दरारें पैदा हो रही हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है मरियम के तमाम सियासी जमातें जो कल की हलीफ थी आज एक दूसरे के खिलाफ हैं और इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। पीपल पार्टी के कैंडिडेट नून लीग का मुकाबला करेंगे और नून लीग के कैंडिडेट पीपल पार्टी और बाकी जमातों का मुकाबला करेंगे। लेकिन जो जितना शेयर लेके आएगा, सियासी जमातों ने ये फैसला अटल है कि इलेक्शन में जिसका जितना शेयर होगा उसके मुताबिक ही उसे जो है वो आगे चल के उस शेयर मिलेगा गवर्नमेंट के अंदर भी और उसकी वर्क जो है असेंबली में। और जावेद बलोच हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन के सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, आज अदालत में बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल देखने को मिली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन की तारीख के मामले पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ गए हैं। अगर हम अदालती रिमार्क से हटकर आपका तज्जिया लें तो आप क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इत्तेहाद बनता देख रहे हैं? देखिए जी, इत्तेहाद की अगर बात करें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानिया तरतीब दिया, शायद वो मुमकिन नहीं है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ऐसा हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस तरीके से 80s और 90s के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में दस्तों के रिबान थे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा करते थे और उसके बाद तीसरी कुव्वत ने उन दोनों को मिलने पर मजबूर कर दिया। तो हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर, मुस्तकबिल बईद के अंदर, मुस्तकबिल करीब के अंदर तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत आगे जाके किसी मौके के ऊपर किसी तीसरी सियासी कुव्वत के मुकाबले में ये दोनों सियासी जमातें इत्तेहाद कर लें या जो है वो एक मंशूर की तरफ चलें। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में ले चुकी है और फिर जो पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद से लेकर और तमाम सियासी मामलात के अंदर ली है, उसमें मुमकिन नजर नहीं आता कि किसी मामले के ऊपर या किसी सियासी इत्तेहाद की तरफ ये जो है वो मामला जाए। जहां तक जिस मौजू के ऊपर आप लोग इज़हार ख्याल कर रहे हैं वो इलेक्शन की तारीख से हवाले है, इस पर अगर आप पीछे जाकर जरा देखें तो मुझे अब जो है वो कड़ियां मिलती हुई दिखाई देती हैं। ये कड़ियां मुझे मिलती हुई दिखाई देती हैं अगस्त 2023 के अंदर से ही। वहां पर ही 12 अगस्त को मुझे याद है कि हुकूमत की तहलील से पहले ही राजा रियाज साहब ने कहा कि मुझे इंतखाबात जो है वो अंदाजा है कि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते को मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप लोगों की तरफ से उस तरह का मुतालबा या उस शिद्दत के साथ या किसी भी मामूली शिद्दत के साथ इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा क्यों सामने नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात का मुतालबा वो करे कि जिसको कोई शक हो, हमें तो यकीन है कि इंतखाबात जो है वो अपनी तारीख के ऊपर होंगे। मैंने कहा जी, आप इस तारीख से मुराद 28 जनवरी लेते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद
या मुल्क की फिजाओं के अंदर ये तारीख गूंज रही है कि इतवार आता है 28 जनवरी को और 28 जनवरी को इंतखाबात हो जाएंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा तवक्कुफ के बाद कहा कि नहीं, अगर 28 जनवरी को नहीं भी होते तो फरवरी के पहले हफ्ते या पहले हफ्ते के इख्तिताम पर हो जाएंगे। और ये बातें मुस्लिम नून के जराए काफी अरसे से कर रहे थे इस तारीख के हवाले से कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में हो जाएंगे। इसकी एक बुनियादी वजह है ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कड़ियां आपस में मिल रही हैं, इसको अगर समझा जाए तो बुनियादी तौर पर महसूस ही होता है कि पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला निस्बतन मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नहीं गुज़िश्ता 1-1.5 साल से जो है वो इंतखाबात की तलब में है, सुप्रीम कोर्ट भी गई है, इंतखाब मांग भी रही है। पीपल्स पार्टी का जहां तक मामला है, पीपल्स पार्टी मेरा जाती तर्जिया यह है कि इस हवाले से टैक्टिक्स अपना रही थी कि किस तरीके से प्रेशर बिल्ड किया जाए और प्रेशर बिल्डिंग के नतीजे में अवामी तौर पर भी ये कहा जाए कि इलेक्शन की तरफ जाने से लोग भाग रहे थे और फिर 14, 15, 16 महीने की कारकर्दगी से भी जान छुड़ाने का मौका मिले और किसी तरीके से हम ये बयानिया तरतीब दे सकें कि इलेक्शन जो हो रहे हैं वो हमारे मुतालबे और हमारी तारीख पर हो रहे हैं। हालांकि मुझे अहमद बिलाल महबूब साहब पार्लिमानी लेजिस्लेशन के पिलडॉट के सरबराह हैं, उन्होंने एक बात बड़े वाजे कही थी। उन्होंने कहा कि जी देखें, मुझे वो जुमला भी याद है, वज़ीर सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब जब सीएम थे तो उन्होंने कहा कि जी अगर जबरदस्ती हमसे मरदमशुमारी की मंजूरी की बात करेंगे तो मैं वॉकआउट करूंगा। लेकिन अगले दिन हमने जाके देखा कि वो उस मफादात काउंसिल के अंदर मौजूद थे कि जहां पर मरदमशुमारी की मंजूरी का फैसला हुआ। मैं जरा दोबारा अपनी बात को कनेक्ट करूं कि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद तमाम सियासी जमातों को यह अंदाजा था कि अब इलेक्शन कमीशन अपना एक वक्त लेगा जिसके अंदर दोबारा से हल्का बंदियां होंगी और उस हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात के जदूल का या शेड्यूल का ऐलान होगा। ऐसा ही हुआ। मुझे अहमद बिलाल महबूब साहब की वो बात याद आ रही है जिनका मैंने अभी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर देखा जाए तो जिस तारीख को मरदमशुमारी मंजूर हुई उस तारीख से हल्का बंदियों के लिए जो अरसा दरकार है वो इलेक्शन कमीशन अगर उसको थोड़ा सा स्पीड भी दे देता है और थोड़ा सा तेजी के साथ काम करता है तो 30 नवंबर को जो है हल्का बंदियों का एक फैसला होगा कि जिसके बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि ये कानूनी पेचीदगी है कि हल्का बंदियों से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो सकता और वही बात दुरुस्त हुई। अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान जो तारीख का है ये 30 नवंबर से पहले 2 नवंबर को क्यों किया, इसका भी एक सबब है। बुनियादी तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस जाएगा तो उस तमाम मामले को कि जो अनाउंसमेंट के लिए था वो समरी करके सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी मामले के ऊपर जो है वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जहां पर कोई अगर डेडलॉक हो या किसी चीज के अंदर इबाहम हो तो उसकी तशरीह करे। तो सुप्रीम और इसके अलावा वैसे भी 7 नवंबर को जो 3 महीने की डेट थी वो भी पूरी और 3 महीने का वक्त पूरा हो रहा था। असेंबलियां तहलील होने के बाद हम रुख करते हैं जावेद नूर का, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जावेद नूर, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुलाकात भी करनी है क्योंकि कहा गया है कि सदर मुमलिकत से भी मुशावरत की जाए और उसके बाद हतमी तारीख जो है पत्थर पर लकीर वाली तारीख वो दी जाए। तो अभी इलेक्शन कमीशन का इजलास भी जारी है, क्या तफसीलात है, कब मुलाकात की जाएगी? आप दुरुस्त कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है और ये इजलास आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से हिदायत जारी की गई तो उसकी रोशनी में ये इजलास हो रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में इजलास है। इस इजलास में न सिर्फ मेंबर इलेक्शन कमीशन शरीक हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, बल्कि जो वकला हैं वो भी शरीक है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उस हवाले से भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ब्रीफिंग दे रहे हैं, वकला बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल दरियाफ्त किए हैं और जिन बातों के बारे में वजाहत तलब की है उन पर भी मुशावरत की जा रही है। और जो इस वक्त जो वकील जो है वकला की टीम जो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में वो भी इस वक्त इजलास में मौजूद है और किन उमूर पर क्या फैसले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन की क्या राय है उन पर मुशावरत जारी है। और जाहिर है कि आज जावेद नूर आपका पॉइंट हमारे पास आ गया, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जावेद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, जावेद नूर हमारे साथ थे और एंकर पर्सन फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर आपको बराह रास्त चलें जहाँ पर सेनेट का इजलास जारी है और जो सेनेटर पीटीआई अली जफर अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं वहां पर। ये मेरा मौक़िफ़ था कि उस पॉइंट के ऊपर हमें जरा ख्याल रखना चाहिए, खुद डिबेट करके हम अगर आगे चलेंगे तो मामला बेहतर होंगे। इंशाल्लाह जब बिल आएगा उसमें पूरा डिबेट कराऊंगा, फिक्र ही ना करें। मेरी बात की उन्होंने कहा कि कहा गया था रिट्रोस्पेक्टिव। पहली बात तो ये है कि एक वोट के फर्क से मैं कहूँगा 8-7 से बाकी सारा सेव किया गया, राइट ऑफ अपील भी माना गया, सारे का सारा जो कानून है वो माना गया। रिट्रोस्पेक्टिविटी की हद तक उन्होंने 8-7 से ये डिसीजन दिया नहीं, लेकिन मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। मैंने उस दिन भी फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा था
कि ये कानून साजी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, कि जब इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने सेक्शन 232 सिलेक्शन एक्ट को अमेंड किया, उसमें तय कर दिया गया उस कानून में कि जहां पे आइन किसी नाअहली की मुद्दत तजवीज़ करता है वो अपर लिमिट वो होगी, जहां पे आइन नहीं किसी नाअहली की मुद्दत तजवीज़ करता है वो अपर लिमिट वो होगी, जहां पे आइन नहीं करता आइन में दी गई अपर लिमिट से आगे नहीं जाएगा। दुनिया में कहीं नहीं है कि कोई शख्स ताहयात नहल हो जाएगा। भाई ये कहां पे लिखा? बाय फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस अपने सियासी इन वजूहात पे भी जाए। थैंक्स टू बाय फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस अपने सियासी लीडर को बचाने के लिए वो लॉ नहीं चैलेंज किया, हर कानून चैलेंज करते रहे हैं। और मैंने उस दिन ये कहा था कि ये लॉ भी ये चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये इस मुल्क की मुस्तकबिल की सियासत की राहें मुतय्यन करेगा और वो आज कानून का हिस्सा है सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट। इस वजात के साथ मैं ये जरूरी समझता था बताना कि वो पर्सन स्पेसिफिक। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। बिटवीन दी लॉयर्स मेरा ख्याल है कोई नॉन लॉयर को भी कुछ अपना व्यू देना चाहिए। मैं ये ज़रा क्लैरिफाई करूंगा, मोहतरम अली जफर साहब ने जो कहा ये एक वेल इंटेंशन्ड थी रिट्रोस्पेक्टिविटी। वी ऑल नो कि 184(3) का कई इस मुल्क में लिए गए हैं सुओ मोटो और उसके बाद फैसले जो हुए हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं आज तक। ठीक है, पनामा वाज वन ऑफ देम। ये एक सनसेट क्लॉज रखी गई थी, 30 दिन का सिर्फ टाइम था कि तक ऑल 184(3) चूंकि उनको अपील नहीं था, अवेलेबल नहीं थी, पिछला सारा प्रोसेस बस मुझसे दोनों दाइम अली जफर साहब इधर आजम साहब बेहतर समझते हैं कि लोगों को वो रिव्यू का एक मिलता था, रिव्यू फटक से उड़ जाता था। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट की गई थी और जो उनको एक्सेप्ट किया फुल कोर्ट ने मेजॉरिटी के साथ, और उसके साथ ये था कि जी अब आपके पास राइट अपील होगी क्योंकि पीछे आपका प्रोसेस हुआ ही नहीं, सुओ मोटो इंस्टेंटली उसका भी उसमें भी वैल्यू एडिशन है कि सुओ मोटो के जो बेंच बनेगा कैसे बनेगा वगैरह वगैरह। तो ये एक जेन्युइन ऑनेस्ट एंड सिंसियर एक उसमें रिट्रोस्पेक्टिविटी की क्लॉज डाली गई थी। उसका सनसेट था 30 दिन। जितने आज तक 184(3) के जिनके फैसले वो अगर लाना चाहे तो अपील ले आए। मेरा ख्याल था बहुत अच्छा था। बहरहाल उन्होंने जैसे आजम साहब ने कहा 777 थे, जिस तरह वोट डलता वो एक वोट इधर आ जाता तो ये आज होता वैलिड होता और पता नहीं कुछ दर्जनों आती, मैं भी जाता। यानी मेरा केस क्या था, अब मेरा नाम पनामा में नहीं था, मेरा नाम 20 अप्रैल की जजमेंट में नहीं था और ऑल ऑफ ए सडन पैराशूट हो गया आगे जी 20 टैक्स रिटर्न थी। मैंने जिंदगी में कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की इन द लास्ट 45 ईयर्स। आई वुड हैव गॉन देयर, आई वुड हैव सेड कि जी प्रूव करे, कॉल द FBI, सीधा रिकॉर्ड। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसी चीजों को ठीक होना चाहिए था। आई थिंक कि अगर ये यानी होल्ड हो जाती और ये इफेक्टिव होती, इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द एडिशन इन द जुडिशियल प्रोसेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लोगों को एक मौका मिलता। मैं आई वॉज द कैंडिडेट टू गो देयर एंड प्रूव। इलादा बात है कि नीचे आके JIT का हेड आके कह दिया जी हमने FBR में चेक ही नहीं किया। ओ भाई तुम कैसे 21 गेट के ऑफिसर हो, हेड ऑफ JIT पनामा हो, यू डोंट नो के टैक्स रिटर्न फाइल कहाँ होती है। ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन और जो ये जो इस मुल्क की हिस्ट्री है ना, इसको ठीक ऐसी चीजों से होगा। आई विश के ये अपहोल्ड होती। आई विश के हम जाते, जो भी जाते, जिनके भी आज तक 184(3) में थे उनको जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ। जितना एविडेंस आ चुका है वो तो बड़ा क्लियर है कि सारे का सारा मैलाफाइड ही था। उनको घर भेजना था। ये इन्होंने वो लाइफ टाइम का तो उन्होंने जिक्र कर दिया। फॉर्मर चीफ जस्टिस खुद रिमार्क्स दे गए कि लाइफ टाइम तो यानी बड़ा अनरीजनेबल है। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें हो गई। मैं सिर्फ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ अली जफर साहब एंड आजम तारिर साहब, आई जस्ट वांटेड टू पुट ऑन रिकॉर्ड इट वाज वेल इंटेंशन्ड एडिशन। आई बीन इन्वॉल्व्ड इन दैट ड्राफ्टिंग। सो इसलिए मैं चूंकि लॉ मिनिस्टर्स का मैं बहुत का असिस्टेंट रहा हूं इन कामों में, तो मैं अपनी क्लैरिटी दे रहा हूं कि इसमें बिलीव मी जनाब चेयरमैन को कोई मैल इंटेंशन नहीं थी और वन ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। 30 दिन का खत्म हुई नहीं सनसेट क्लॉज। तो थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांटेड टू बी ऑन रिकॉर्ड कि व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दैट पर्टिकुलर रिट्रोस्पेक्टिव क्लॉज 30 डेज वाली। बहुत शुक्रिया साहब। ऐसे असिस्टेंट रखें, इसलिए कामयाबी आपके पास है। जनाब सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब प्लीज। जी सर। जी सर,
शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। सर कुछ बातें जो है वो मेरा ख्याल है कि वो असूल के मुताबिक होनी चाहिए। एक असूल की बात शायद ये है कि एक जिस ऑर्डिनेंस को हम फर्दर एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, क्या उसको वो एक्सटेंशन जब इस हाउस में मामला आ जाता है तो एक्सटेंशन जो है ना उसको मैकेनिकली दे देनी चाहिए सर, बगैर सोचे समझे। और स्पेशली जो है इस एक्सटेंशन हो गई सर हो गई है, मगर आपने उस वक्त टाइम नहीं दिया। आपने टाइम नहीं दिया, कम से कम रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त रहे। आपने एक्सटेंशन दे दी, बहुत अच्छा किया। हम सारे यहाँ पे आपके जो है ना शॉर्ट नोटिस के जवाब में आ भी गए, हमने एक्सटेंशन दे भी दी। मगर एक्सटेंशन जो है ना वो हमने किसको दी है? जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बारे में कुछ कह दिया है। और जब कुछ कह दिया है तो वो सवाल ये नहीं होगा कि वो 3 मेंबर बेंच है, उसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है, अपील फाइल नहीं हो सकती। अगर वो 2 मेंबर बेंच भी कोई फैसला कर देता तो भी जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होता। हम पहले से किस तरह से जो है ना ये प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि वो फैसला जो है वो क्या होगा? तो जब हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते और एक फैसला मौजूद है और उसकी मौजूदगी में हम उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं तो क्या ये दुरुस्त होगी एक्सटेंशन? ये एक बात सर। दूसरी बात ये है कि इससे पहले जो अमेंडमेंट हमने जिसको हमने एक्सटेंशन दी है, ये एक्सटेंशन उस कानून को दी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, उसमें हमने तब्दीली की है। उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए शायद उसमें डिबेट हुई होगी, कमेटी में गया होगा, उसको सोचा गया होगा, उस पर माइंड अप्लाई किया गया होगा। आज ना हमने इस पे सोचा है, ना हमने इस पे कोई माइंड अप्लाई किया है, और हमने उसको जो है ना वो उसको बगैर सोचे समझे कमेटी में भिजवाए हमने उसको वो कर दिया। और वो जो पहले जिस चीज़ों में हमने इस ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड किया था इस कानून को, उस कमेटी का जो मतलब पार्टीज जो इंटरसी पार्टीज जो कमेटी थी उसका मैं भी मेंबर था, तो उसमें हमने शायद कहीं ना कहीं पे डिबेट करके जो है ना वो कमेटी ने उसमें अमेंडमेंट की थी। तो उसको इस तरह से एक पार्लियामान के कानून को पहले अमेंड कर दिया जाए ऑर्डिनेंस को, फिर वही पार्लियामान जिसने वो पुरानी कानून साजी की थी उसमें उस अमेंडमेंट को फिर इस तरह से अप्रूव कर दे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ भी हुआ है दुरुस्त नहीं हुआ सर। अनहु का खिलाफत का तैनाती हुई। जनाब चेयरमैन साहब, ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, ये चारों सूबों को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है कि हुकूमत वक्त को अगर ज़रूरत हो। अब मौजूदा हुकूमत को ये ज़रूरत पेश आई होगी तब जाके उन्होंने ये ऑर्डिनेंस ले आए ताकि आईनी तकाज़े पूरे हों। इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? और बाहमी मशवरे से अगर ये काम हो तो जिस तरह मैंने शेर पढ़ा कि मोहब्बत में किसी का ज़ाती फैसला नहीं होता, उस हुकूमत का कोई ज़ाती वो तो नहीं है, रिक्वायरमेंट है और हुकूमत ये बिल ले आए। बस यही कहना था। वस्सलाम। सादिया अब्बासी साहिबा। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, ये आज जो ऑर्डिनेंस पास किया है, खट्टर साहब ने कहा कि ये डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों के बेनिफिट में है। तो मैं ये कहूँगी कि डिफेंस के तो किसी सूरत भी बेनिफिट में नहीं है। अलबत्ता प्रोसिक्यूशन जो नैब है, नैब को इतना मजबूत किया गया है कि हर चीज़ नैब के बेनिफिट के लिए की गई है। जो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम जो चीज़ है और जिसकी खातिर ये आज की यहाँ लाया गया है वो आर्टिकल 5 सब क्लॉज बी है। The chairman may appoint advisors, consultants and experts on payment of such fee or remuneration as he may determine to assist him in performing the functions of the NAB and the discharge of his duties under this ordinance. ये Mr. Chairman, ये जो है ये काला कानून है। NAB का जो कानून है ये काला कानून है, डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है। ये ऐसा कानून है जिसने कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं दिया। एक जमहूरी हुकूमत होते हुए भी हम इसको सेट असाइड नहीं कर सके क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और अगर हम इसको सेट
सेनेट का इजलास लाहौर से बात करें तो लाहौर पुलिस में मुनशियात फरोशों के सहूलतकारों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस अफसरान मुनशियात फरोशों की पुश्त पनाही में मुलव्विस निकले। पुलिस अफसरान ज़ेरे हिरासत मुनशियात फरोशों को फरार कराने की भी कोशिश में मुलव्विस थे। थाना गुलबर्ग में तैनात सब इंस्पेक्टर सरवर इल्जाम साबित होने पर नौकरी से फारिग कर दिया गया और पुलिस अफसरान मुनीर अहमद, राशिद महमूद, साबिक इंस्पेक्टर ताहिर की इंक्वायरीज का आगाज कर दिया गया है। बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। लेकिन अभी आपको बताएं कि शिराज बट से 42 राइफलें, पिस्टल 58 भी बरामद कर ली गई हैं। बात करते हैं हमाद से, हमारे साथ मौजूद है हमाद असलम। बताइएगा मामला है क्या? बहुत मुअज़्ज़ज़ आपको बताते चलें कि पुलिस अफसरान भी ज़ेरे हिरासत है मुनशियात फरोशों को फरार कराने की कोशिश में मुलव्विस पाए गए थे। शिराज बट से 42 राइफलें भी निकल चुकी हैं, पिस्टल 58 और हजारों गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को असलहा सप्लाई करने वाला जो मुलजिम है शिराज बट गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलव्विस था। शिराज बट से 42 राइफलें, पिस्टल 58 और हजारों गोलियां बरामद कर ली गई हैं। बात करते हैं नियो के नुमाइंदे हमाद असलम से। हमाद असलम, बताइएगा कि कितना कुछ बरामद कर लिया गया है? दहशतगर्दी में मुलव्विस पाए गए थे ये लोग, अब आगे क्या किया जाएगा इनके साथ? जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज यूनिट की तरफ से 2 कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। पहली कार्रवाई लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलव्विस गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के जो एजेंट थे, उनको असला सप्लाई करने वाले जो मुलजम था वो शिराज बट गिरफ्तार हो चुका है। मुलजमान का सरगना शिराज बट और मोहम्मद मुमरेज को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान को सैयद हुसैन हैदर DSP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मोल्टो ने लाहौर से गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असला भी बरामद किया। मुलजमान से नाजायज असला, राइफलें जदीद 42 और दूसरी तरफ पिस्टल 58 और हजारों गोलियां बरामद की गई हैं। मुलजमान शिराज बट और मुमरेज गैर मुल्की एजेंसियों, दहशतगर्द तंजीमों, लाहौर के मुख्तलिफ जराइम पेश अफराद और शूटर्स को नाजायज असला फराम करते थे, जिसके हवाले से मजीद तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही हैं। और दूसरी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जो लाहौर समेत मुल्क भर में करोड़ों रुपए मालियत की जाली करेंसी बनाने वाला जो 2 रुकनी गैंग था वो भी गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान से जाली करेंसी बनाने वाले हालात और करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की जो जाली करेंसी है वो भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद असलम, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। अब अवाम से बात। तो इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा हो गया है। मुस्लिम ममालिक की सिफारती कोशिशें ज़बानी जमा खर्च तक महदूद हैं। पाकिस्तानियों का उम्मत मुस्लिमा से मासूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाने का मुतालबा। कहते हैं कि आलमी फोरम पर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान फलस्तीन का मुकदमा लड़े। अवाम मजीद क्या कहते हैं, आइए जानिए। पूरे पाकिस्तान के लिए भी तो कह रहे हैं कि ये गजा के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और हम खड़े भी है और रहेंगे भी। इन मुजालम से जो है वो इसराइल को रोकना चाहिए और फौरी जंग बंदी करवानी चाहिए। फलस्तीन के मुसलमानों को पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है। ये नहायत अफसोसनाक है, खासतौर पर उन कुव्वतों के लिए जो इस जंग को जंग बंदी में तब्दील करवा सकते हैं। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं हमारे, वो सारे जो है वो इतनी कुव्वत रखने के बावजूद भी जो है वो हमारी फ़लस्तीन मुसलमानों की मदद नहीं कर पा रहे। गज़ा में जो बर्बरियत इसराइल की जानिब से की जा रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है और जो मुस्लिम ममालिक की बेइज्जती देख कर शदीद दुख होता है। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात का वक्त तय पा गया। अटॉर्नी जनरल का ऐवान सदर से राब्ता। मुलाकात जो है वो आज शाम 5 बजे होगी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पोलिंग डे और शेड्यूल मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। तो जो मुलाकात है वो तय पा चुकी है, आज शाम 5 बजे मुलाकात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का वक्त जो है वो मुलाकात करेगा। सदर मुमलिकत से बात कर लेते हैं जावेद नूर से। जी जावेद नूर, बताइएगा मुलाकात तय पा चुकी है, तो क्या सदर मुमलिकत इत्तेफाक करेंगे इसी तारीख से, क्या लगता है? जी, आज अटॉर्नी जनरल ने जो है ऐवान सदर से रब्ता किया है और
ऐवान सदर की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के हुक्काम सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए आ जाएं और इलेक्शन कमीशन को इस बारे में बाज़ाब्ता आगाह किया गया है। 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और जो इजलास इलेक्शन कमीशन में हो रहा था वो इजलास जो है अब मुकम्मल हुआ, ख़त्म हो चुका है और उसमें फैसले हो गए हैं और कुछ देर में यहाँ से इलेक्शन कमीशन के हुक्काम का वफ्द रवाना होगा। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 4 रुकनी वफ्द रवाना होगा, जिसमें सेक्रेटरी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा। ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान नामा में शामिल करते हैं हम खबर, तो बताते चलें कि इलेक्शन की तारीख आते ही नून लीग मुतहरिक हो गई। जोड़ तोड़ और मेल मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है। सीनियर नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक कोयटा में मौजूद हैं। अयाज सादिक की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से अहम मुलाकातें हो रही हैं। नून लीग में शमूलियत की दावत भी दे दी है। कोयटा से हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे अजीज मरी, इसके अलावा हमारे साथ रहनुमा अवामी बलोचिस्तान पार्टी सरदार अब्दुल रहमान खेतरान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम रुक करते थे नुमाइंदे का अजीज मरी का। अजीज मरी, अयाज सादिक किस मिशन पर कोयटा पहुंचे हैं और अब तक किन रहनुमाओं को पार्टी में शमूलियत की दावत दे चुके हैं, बताइएगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया और ये मनासिर देखे जा सकते हैं कि मेल मुलाकातों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और मनाने के लिए जो मिशन है वो भी जारी है। और देखना यह है कि कौन कौन से रहनुमा हैं जो कि पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो अजीज मरी से हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अजीज मरी। ये मनासिर भी देख चुके होंगे आप। अयाज सादिक किस मिशन पे है बताइएगा और कौन कौन से रहनुमा टारगेटेड लिस्ट पे है जिनको दावत देनी है पार्टी में शमूलियत की। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद जो है मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू की हैं। वो गुज़िश्ता रोज़ जो है मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी रहनुमा है सरदार अयाज सादिक, वो जो है कोयटा तशरीफ़ लाए हैं। उनका जो है 2 रोज़ा दौरा है। उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले के शख्सियात थे उनसे जो है उन्होंने जो है मुलाकातें की हैं। बाप पार्टी के लोगों से भी उनकी मुलाकातें जो है जारी थी और जो साबिक MPA MNA या जिनका जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ था या जो नाराज़ अरकान थे जो मुस्लिम लीग नून में रह चुके थे उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। और जिन लोगों से इनकी जो मुशावरत जारी थी अयाज सादिक की, उसके बाद ये जब ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो है कोयटा तशरीफ लाएंगे उसके बाद जो है ये जो है अपनी शमूलियत का जो है इज़हार करेंगे। जी, हमें अपडेट किया तो ये मनासिर थे देखे जा सकते थे कि अयाज सादिक जो रहनुमा है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान खेतरान साहब भी। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। अब्दुल रहमान खेतरान साहब बताइएगा, अयाज सादिक से आपकी मुलाकात हुई है, मुलाकात का अहवाल बताइएगा और क्या शमूलियत करने को आप तैयार हैं? सब आए थे तो दोपहर में जफर खान के घर पे चाय वगैरह थी तो वहाँ पे मुलाकात हुई। बहुत सारे जो इलेक्टेबल थे और पुराने मुस्लिम लीगी थे। बेसिकली तो हम सब शुरू ही मतलब बाप दादा के ज़माने से मुस्लिम लीग से वाबस्ता है। दरमियान में होता रहता है, कभी इंसान इधर कभी उधर। इलाके के मसाइल और इलाके की तरक्की के हवाले से हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करे और हमारा इलाके तरक्की करे। तो ये पार्टी बुनियादी पार्टी है हमारी मुस्लिम लीग। इसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने 3 दफ़ा के इक़्तिदार में बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एटमी धमाके से लेकर बहुत सारे काम जो कौमी लेवल के काम थे और फिर तरक्की के हवाले से की थे, मेरा ख्याल है उसके नज़ीर कहीं नहीं मिलते। तो हमारी मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएँगे तो उसमें बाज़ाब्ता इंशाअल्लाह उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाएगी। बहुत सारे हमारे साथी ने उनसे मुलाकात की और हम एक टीम की सूरत में ये सिलसिला हुआ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान खेतरान हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा अजीज मरी हमें अपडेट कर रहे थे। तो इस हवाले से आपको बताते चले, आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो वफ्द है वो ऐवान सदर पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन का वफ्द
सदर मुमलिकत से मुलाकात भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत से मुशावरत करने का हुक्म दिया था। तो बताते चले कि इलेक्शन कमीशन का जो वफ्द है वो ऐवान सदर पहुंच चुका है। सदर मुमलिकत से मुलाकात होनी है। इलेक्शन कमीशन का वफ्द सदर मुमलिकत से अभी मुलाकात करेगा क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया गया था और इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलाकात करनी और जो 11 फरवरी इलेक्शन की डेट दी गई है अदालत उज़्मा में, उसके बाद देखना यह है कि सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के बाद क्या यही तारीख रहती है या इस तारीख को बदल दिया जाएगा। लेकिन जो भी तारीख तय पाएगी सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के बाद वो जो तारीख होगी वो उसको हम हतमी समझेंगे और उसको ही अब पत्थर पर लकीर की तरह समझा जाएगा। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फरहाद खोकर। फरहाद, बताइएगा, इस टाइम वफ्द पहुंच चुका है सदर मुमलिकत से मुलाकात करने के लिए, तो क्या मनासिर देख रहे हैं आप और बताइएगा कब तक मुलाकात हो जाएगी? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान से मुलाकात के लिए जो इलेक्शन कमीशन का वफ्द जो है वो कुछ ही देर पहले पहुंचा है। इससे पहले जो है सदर मुमलिकत से आरफ अलवी से जो है उन्होंने मुलाकात का टाइम लिया था कि इनसे मुलाकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से टाइम लेकर 5 बजे का टाइम जो है वो डिसाइड हुआ था कि मुलाकात का टाइम डिसाइड हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से वफ्द जो है वो सदर हाउस के लिए आप पहुँच चुका है सदर हाउस में और कुछ ही देर बाद जो है मुलाकात जारी हो जाएगी जिसमें इंतखाबात के शेड्यूल के मतलब और हतमी जो तारीख है उसके मतलब जो है मुशावरत की जाएगी और उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि ये तारीख जो है वो इंतखाबात के लिए फाइनल है। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी 2024 की जो तारीख है वो दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उन्होंने ये कहा कि आप ये जो मुशावरत जो है वो सदर मुमलिकत के साथ करें, उसके बाद जो हतमी फैसला होगा तारीख का, इंतखाबात की तारीख का, उसको जो है वो ही फाइनल समझा जाएगा। अभी मुशावरत जारी है, इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इलेक्शन कमीशन का वक्त जो है वो आगाह करेगा उस तारीख के बारे में और वो ही तारीख जो है वो फाइनल जो वो तय की जाएगी। जी ठीक है, वक्त तो पहुंच चुका है इस वक्त और मुलाकात का आगाज कब होगा जरा ये बताइएगा। जी बिल्कुल, चंद ही मिनटों के बाद जो है वो उनका मुलाकात का जो है वो दोबारा जो दौरानिया वो शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन का वक्त जो है यहाँ से गुजरा है, यहाँ से सदर उसका जो फासला है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट का है। इसके बाद जो है वो सदर साहब जो है उनसे मुलाकात करेंगे और वक्त मुलाकात के बाद जो है वो तमाम मुशावरत के बाद जो है वक्त दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने सदर के फैसले से वो आगाह करेगा और उसी तरीके को जो है वो हतमी और पत्थर पे लकीर समझा जाएगा कि यही तारीख जो अब इंतखाबात के लिए होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहाद खोकर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बताएं कि शहर कायद में टैंकर माफिया पानी चोरी करने लगा है। लांडी में रेंजर्स और जो वाटर बोर्ड हुकाम है उनकी मुश्तरका कार्रवाई और शहर में सबसे बड़े पानी की चोरी को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा बताते चले आपको कि 54 इंच कतर की लाइन से सुरंग बनाकर बराह रास्त पानी चोरी किया जा रहा था। टैंकर माफिया पानी चोरी करके शहरियों को फरोख्त करता था। इस हवाले से तफसीलात हम जानते हैं, हमाद यूसुफ से हमारे साथ है। हमाद यूसुफ, कराची में तो पहले ही पानी की इतनी किल्लत है, इतना मसला है, अब वहां से भी लाइनों से चोरी किया जा रहा है, तो एक गैंग को पकड़ लिया गया है। कराची के इलाके की सबसे बड़ी पानी की चोरी पकड़ी गई है। रेंजर्स और जो है वाटर बोर्ड के अमले ने जो है मुश्तरका कार्रवाई की है। जो लांडी का इलाका है लेबर स्क्वायर, वहाँ पर जो है वो कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ी पानी की चोरी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि 18 फुट की गहराई में जो है वो 54 इंच की जो है पानी की लाइन लगाई गई थी। जो हालेजी झील से जो पानी कराची के लिए आ रहा है वहाँ पर जो है वो 54 इंच की लाइन लगाकर जो है वो पानी चोरी किया जा रहा था। 2 मिलियन रोज़ाना की बुनियाद पर पानी चोरी किया जा रहा था, जिसमें 15 अरब रुपए का जो है वो यौमिया नुकसान जो है वो कराची वालों को पहुंचाया जा रहा था, जिसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है। आरओ प्लांट का जो मालिक है उसको भी हिरासत में लेकर जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, कार्रवाई की गई है। बताया जो अमला है वाटर बोर्ड का अमला, उसके अफसरान जो है वो ये कह रहे हैं कि वाटर बोर्ड का अगर अमला उसमें मुलव्वस होगा तो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू जो है वो उनके जो तस्वीरें वगैरह निकाली जाएंगी, उनके नाम। ठीक है, हमाद से बहुत शुक्रिया, तफसीलन हमें अपडेट किया। तो ये कराची के मनासिर थे जो कि हमाद हमें बता रहे थे कि वहां पर पानी चोरी किया जा रहा है और टैंकर माफिया मुतहरिक हो चुका है। मुश्तरका कार्रवाई की गई जिसके बाद जो पानी चोर गैंग था उसको पकड़ लिया गया है। जो कतर की लाइन से है उसमें से उन्होंने होल करके तो वहां से पानी चोरी किया जा रहा था। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं,
इंजमामुल हक के खिलाफ पीसीबी की 5 रुकनी कमेटी की इंक्वायरी जारी है। इंजमामुल हक प्लेयर्स एजेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप का उन पर इल्जाम लगाया गया है और इल्जाम लगाने के बाद तहकीकात का जो दायरा कार है वसी कर दिया गया है। तहकीकात जारी है। बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे चिराग बलोच से। चिराग, बताइएगा, इंजमामुल हक का साया कॉरपोरेशन के साथ कोई ताल्लुक है? ये जो तफ्तीश जारी है या जो 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, इंक्वायरी में क्या चीजें सामने आई हैं? जी, पीसीबी के साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ पीसीबी की 5 रुकनी कमेटी की जो है इंक्वायरी वो जारी है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो कमेटी है वो रवां हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है वो पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ को पेश कर देगी। इंजमामुल हक के ऊपर प्लेयर एजेंट कंपनी जो है, प्लेयर एजेंट कंपनी साया कॉरपोरेशन, उनके साथ जो है वो पार्टनरशिप का इल्ज़ाम है। जबकि दूसरी जानिब इंजमामुल हक का इस बात की उन्होंने तरदीद की है कि उनका साया कॉरपोरेशन के साथ ना कभी कोई ताल्लुक था ना है। और जबकि दूसरी जानिब अगर हम इस बात की देखें, उन्होंने लाताल्लुकी का किया, तो दूसरी जानिब उनका ट्विटर अकाउंट जो है उसके ऊपर साया कॉरपोरेशन का नाम दर्ज है। जबकि जो इस चीज़ की दलील है, जो इस चीज़ का सबूत है कि इंजमामुल हक का साया कॉरपोरेशन के साथ जो है वो ताल्लुक है, क्योंकि साया कॉरपोरेशन जो है वो उनके अकाउंट्स को और उनको मैनेज कर रही है। अगर हम बात करें इंजमामुल हक की, ये एक सबूत रहा। इसके अलावा जो है इंजमामुल हक के जो साया कॉरपोरेशन के जो मालिक हैं तलहा रहमानी, उनके ऑफिशियल अकाउंट से 2018 के अंदर एक ट्वीट की गई थी, 1 मार्च 2018 को ट्वीट की गई, जो आज से 5.5 साल पहले। उसके अंदर भी साया कॉरपोरेशन का नाम दर्ज था। तो अब हमें यही देखना कि उनके अंदर जो कमेटी है वो कोई सबूत ढूंढ पाती है या नहीं ढूंढ पाती। तो रवां हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि हमें उसकी रिपोर्ट का जो है वो मालूम पड़ जाएगा क्या वाकई ही इंजमामुल हक जो है वो इसके अंदर। बहुत शुक्रिया, तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने पाकिस्तान में ज़राए इब्लाग के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। वफ्द ने वज़ीर आज़म को इश्तिहारात के वाजिबात की अदम अदायगी से आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ ने वफ्द को इश्तिहारात के वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत इत्तलात व नशरियात को वाजिबात के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राए इब्लाग रियासत का चौथा सतून है और माशरे की तामीर व तरक्की और अवाम की ज़हनी और फ़िक्री तरबियत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने वफ़द की ख़ुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसल बारे आगाही बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर शामिल थे। वफ्द में चेयरपर्सन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन शकील मसूद, सेक्रेटरी जनरल पीबीए मियां आमिर महमूद, सीनियर वाइस चेयरमैन मीर इब्राहिम रहमान और ताहिर खान शामिल थे। और अब शहर शहर गांव गांव का अहवाल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पिंड दादन खान के कस्बे सक्खरपुर का दौरा किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हेलीकॉप्टर पर सक्खर पहुंचे और जहां पर उन्होंने शहीद एसएसपी अशरफ मार्द की कब्र पर हाजिरी दी और फातिह ख्वानी भी की है। फैसलाबाद में वकला ने अपनी अदालत लगा ली। सेशन कोर्ट के अहाते में वकला ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरी पर वकला के तशद्दुद की फुटेज नियो न्यूज़ से हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात वकास शराज से जानते हैं। वकास शराज, फुटेज सामने आ चुकी है, तशद्दुद किया गया, मामला क्या था बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शहरी जो है वो पेशी पर आया था कि वकला के साथ थोड़ी तर्क कलामी हुई। तर्क कलामी पर जो है वो बात गाली गलौज तक जा पहुंची, जिसके बाद जो है वकला ने इकट्ठे होकर इस शहरी को जो है बदतरीन शिद्दत का निशाना बनाया। बीच बचाव करने के लिए शहरी भी वहाँ पे आए, पुलिस भी वहाँ पे मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस जो है वो पीछे रही। शहरी जो है उस शहरी को जो है ये वकला जो है टॉर्चर करने के बाद जो है अपने चैम्बर में ले गए और वहाँ पर जो है सुलह करवाने की कोशिश की गई। शहरी का ये कहना था कि उसने सिर्फ पेशी के लिए आने वाले वकील को सिर्फ थोड़ी सी बात की थी, जिस पर जो है तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी पर जो है वकील जो है आपे से बाहर हुए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास शराज।
सराय आलमगीर में पुलिस अपने ही घर की हिफाजत करने में नाकाम हो गई। थाना सिटी, सदर और बोलानी में बंद मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स चोरी हो गए। एक भी मोटरसाइकिल अपनी असल हालत में नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अमजद शाह से। अमजद शाह, बताइएगा ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, सराय आलमगीर के तीनों थाने, थाना सिटी, थाना सदर और थाना बुलानी में जो माले मसरूका और माल मुकदमा की मद में जो मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद की गई थी, उनके जो पार्ट्स हैं वो गायब हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि जो मोटरसाइकिल वहां पर मौजूद है, किसी मोटरसाइकिल की सीट नहीं, किसी की टैंकी नहीं। इसके अलावा जो उनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो थाने से ही गायब हो गए हैं। तमाम तर मोटरसाइकिल थाने की हदूद के अंदर खड़े हैं। इसके बावजूद मोटरसाइकिलों के जो पार्ट हैं का गायब होना पुलिस की कार्रवाई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोट राधा किशन भी कच्चे का इलाका बन गया। नवाही इलाके नथू में डकैती की बड़ी वारदात हो गई। 12 डाकुओं को घर में घुसकर लूट लिया गया और लूट मार डाकुओं ने अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मज़हर करीम मलिक अहले खाना के साथ मौजूद हैं। तफसीलात हम जानते हैं। जी मज़हर करीम, क्या कहते हैं? अहले खाना तशद्दुद भी किया गया उन पर? मैं मौजूद हूँ कोट राधा किशन के नवाही गाँव नथो की में, जहाँ पर डकैती की एक बड़ी वारदात हुई है, जिसमें अब 12 के करीब मुसल्लह अफराद जो है ने न सिर्फ अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि घर से कीमती सामान भी लूट कर फरार हो गए हैं। मैं इस वक्त अहले खाना के साथ मौजूद हूँ, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, हमारे पास आए हैं रात के 1 बजे डाकू, 12-13 डाकू सी तो साढ़े को 10 तोले जेवर, 8 लाख रुपया, एक मोटरसाइकिल, बाकी कागजात तो साढ़े 11 मोबाइल, साढ़े नाल पीले की आई पंजाब ना सानू इंसाफ दिता जाए, माड़े बंदे हैं सर जी। बात करते हैं यहाँ पर सैलाब को गुजरे 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है, मगर बलोचिस्तान के जिले नसीराबाद के इलाके जैसलाबाद के सैलाब मुतासरीन ताहाल शेल्टर से महरूम है। सैलाब से इलाके की 90% आबादी मुतासर हुई थी। मज़ीद तफसीलात नसीराबाद से नियो न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अली हमें बताएंगे। जी लियाकत अली, आबादी वहाँ की किस हाल में है अब? मौजूद डेरा मुराद जमाली की यूनियन कौंसिल गरबी के मौला चीदलाबाद में ये इलाका शहर की कच्ची आबादी में शुमार होता है, जो हालिया सैलाब में मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो चुका था। सैलाब को गुजरे 1 साल का ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। मुताबिक इलाकों में हुकूमत की जानिब से कोई बहाली के इकदाम नजर नहीं आते। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद से बात करते हैं। मजीद इस वाले दिन का क्या कहना है? सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों की जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। गुज़श्ता 1 साल जो सैलाब आया था गुज़श्ता साल, उसकी वजह से यहाँ चीज़ालाबाद में मकानात गिर गए हैं और बहुत सी इमदादी टीमें आई, रजिस्ट्रेशन हुई, नाम लिखवाए, NGOs आई। अभी तक यहाँ पर जो है ना कुछ काम नहीं हुआ है। ख़ासकर आप इस बैकग्राउंड में आप इसको देख सकते हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है और NGOs से और इदारों से कि सर्वे के बाद यहाँ पर बहाली का काम किया जाए। शुक्रिया। इनका कहना है कि सूबा हुकूमत या ज़िला इंतज़ामिया मुतासर इलाकों में सर्वे करके यहाँ पर इक़दाम करे ताकि मुतासर इलाकों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फिरोज वटू में तेज रफ्तार बस खेतों में जा घुसी। हादसे में 16 मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीमों ने 6 जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद भी दे दी, जबकि 10 शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया गया है। बस लाहौर से फैसलाबाद जा रही थी, जहां पर यह हादसा पेश आया। पिंडी भटिया के नवाही गांव कोटनका में ऑयल एजेंसी में आग भड़क उठी। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आपको बताते चले हम कि पिंडी भटिया का नवाही गांव है ये कोटनका, जहां पर ऑयल एजेंसी में आग भड़क उठी है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं, लेकिन आग लगने की वजूहात अभी तक सामने ना आ सकी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मर्दान के इलाके रुस्तम में सधूम लोया जिरगा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई है। रुस्तम प्रेस क्लब से रुस्तम चौक तक निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जो कि फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती इसराइल के खिलाफ नारे जिसमें दर्ज थे। रैली से खिताब में मुकर्रीन गज़ा में फौरी जंगबंदी और इमदादी सामान भिजवाने का मुतालबा कर दिया है। बिहाड़ी में स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और मजीद तफसीलात मुनव्वर हुसैन रोजाना हमें बताएंगे। जी मुनव्वर, बताइएगा।
बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहाड़ी की तरफ से आज स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील बुरेवाला, तहसील मेलसी और बिहाड़ी के जो स्पेशल बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स गाला के मुख्तलिफ खेलें जो हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हसन शाह मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया है, जिसमें आपने देखा है कि हमारे जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद किया गया है। इसमें एथलेटिक्स है, रेस है, आपने देखी है, टग ऑफ वार और मुख्तलिफ तरह के जो स्पेशल हमारे चिल्ड्रन हैं जो परफॉर्म कर सकते थे वो तमाम यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं। और इसमें बेसिकली इसका मकसद ये है कि बच्चों में जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ इनमें जो टैलेंट है उसको उजागर करना है। और इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इस पे ना सिर्फ इनको बल्कि इनकी जो टीचर्स हैं जिन्होंने इनको ट्रेंड किया है उनकी भी बड़ी मेहनत है। और इन सब के लिए हमारी तरफ से इनको खराज तहसीन भी है। इनको हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे ताकि ये बच्चे जो हैं ये पढ़ लिख के ना सिर्फ अपने आप को संभाल सकें बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी लुक आफ्टर कर सकें। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि ये स्पेशल बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी का यही कहना है कि इस स्पोर्ट्स गाला का मकसद इन बच्चों के छुपे हुए टैलेंट को मंजर आम पर लाना है ताकि ये मुआशरे का अहम हिस्सा जो बच्चे हैं इनको मंजर आम पर लाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हुए बात करें दीरबाला के हसीन सियाहती और तारीखी मकाम पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल के शानदार मुकाबले वहां पर जारी थे। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शीरी हजरत से। जी शीरी हजरत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आज के दिन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का इनेकाद होने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह अभी चंद ही लम्हे जो है यहाँ पे मुतवक्के है। और मेरे साथ यहाँ पे स्कूल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर यहाँ पे मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद और लोगों को वो क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या मकासद है इनकी। इसका मोटो ये है कि बच्चों को ग्रास रूट लेवल पर सही बच्चों को आगे लाना है ताकि मुल्क और कौम का वक़ार बुलंद हो और सही खिलाड़ी मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि बच्चों में शऊर पैदा हो जाए, ब्रदरहुड का उनकी नौशोनमा हो जाए, जनरल नौशोनमा हो जाए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का ये कहना है कि यही बच्चे जो है आगे जाकर पनप रहे हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज में बेहतर खिदमत जो है मुल्की लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए और ये अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद PSL 9 का इनाकाद मुश्किल में पड़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL के आगाज के लिए नई तारीख की तलाश है। रवा हफ्ते PCB के बड़ों की बैठक होगी, जबकि PSL का आगाज 15 या 20 फरवरी से कराए जाने का भी इम्कान है। PCB क्या सोच रहा है, इस बारे में हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद गफार हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद गफार, बताइएगा PCB का इस हवाले से क्या इरादा है? क्योंकि मैच भी रहा है लेकिन इलेक्शन कमीशन की जाने से जो तारीख का ऐलान हुआ है कि जनरल इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे, उसके बाद से उन्होंने सोचे विचार शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये कि फ्रेंचाइजीज को दिमाग में लेना पड़ेगा और 6 फ्रेंचाइजीज है, इन्हीं के मसले से अब जो है वो तारीखों का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 फरवरी के लिए विंडो रखी थी कि 9 या 8 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक वो PSL के मैचेज जो होंगे और इनेकाद किया जाएगा। लेकिन अब जो है वो ये बात पे विचार कर रहे हैं कि ये जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी उम्र के मुकाबले ज्यादा ज़हीन होते हैं। एक ऐसा ज़हीन बच्चा कोयटा में भी है जो कि जबरदस्त काम करता है और होनहार बच्चे से मिलवा रहे हैं हमाद अली।
मिले कोयटा के मोहम्मद जानजेब खान से। अगरचे इनकी उम्र 11 साल है, लेकिन वो अपनी उम्र के मुकाबले में बड़े माहिर दिखाई देते हैं। कहते हैं इनके दादा अबू आर्टिस्ट थे। वो इनके स्केचेस देखकर मिनिएचर्स बनाना शुरू किया। मिनिएचर्स बनाने के लिए वो चीनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब वो इतने माहिर बन गए हैं कि कोई भी मिनिएचर्स बनाना इनके बाएं हाथ का काम है। मेरे अब्बू लेकर आते हैं, ये वाली क्ले लेकर आती है चाइना की। ये जो चीजें मैंने बनाई हैं आदमी की जो बनाई है, ये जो है मुझे 1 घंटा लग जाता है पूरा, और ये जो छोटी छोटी चीजें ये मुझे 30 या फिर 20 मिनट लग जाते हैं। जानजेब खान के वालिद मोहम्मद नईम शफी ने बेटे की सलाहियतों को देखकर इनकी हर मुमकिन हौसला अफजाई की। शुरू में तो वो ड्राइंग वगैरह बनाता था, फिर ड्राइंग के बाद इसने कहा कि मुझे क्ले ला कर दे, मैंने कुछ चीज़ें वगैरह बनानी है। तो फिर मैंने उसको क्ले ला कर दी, जो चाइना क्ले आती है, तो उसने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाई बड़ी मेहनत से। जानजेब खान मुस्तकबिल में बड़े आर्टिस्ट बनने के ख्वाब आंखों में सजाए रखे हुए हैं। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, नियो न्यूज़ कोयटा। और अब न्यू टेक्नोलॉजी। मुलाजमत की तलाश में मदद फराहम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के सार्फिन की तादाद 1 अरब तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानिब से ऐलान करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी चैटबोट और दीगर टूल्स मुतारिफ करवाए गए, जबकि नया चैटबोट और AI टूल्स पर प्रीमियम सार्फिन को दस्तयाब होगा, ताकि मुलाजमत के जो मुतलाशी हैं उनकी प्रोफाइल्स और करियर की ख्वाहिशात के मुताबिक तलाश और दरख्वास्त देने में मदद मिल सके, जिसकी वजह से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सारिफिन की तादाद में इजाफा हो गया है। लिंक्डइन के 20% सारिफिन अमरीका, जबकि 80% दुनिया के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।